नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे एसएससी सीजीएल 2019 प्रीलिम्स के जितने भी पेपर हुए थे उनमें मैथ्स का सेक्शन कुल मिलाकर के 18 शिफ्ट के अंदर एसएससी सीजीएल 2019 को कंडक्ट करवाया गया था। कई सारे पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। चैप्टर वाइज मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूँ। अपना चल रहा है अलजेब्रा के 2 सेशन पहले हो चुके हैं, उनमें हमने 32 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आज का ये हमारा तीसरा सेशन है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि मैं आपको चैप्टर वाइज सोल्व करवा रहा हूं और जैसे ये सारे के सारे सेशन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपको पेपर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आपको उन्हें करना है आपको उन्हें करना है पेपर वाइज। कहने का मतलब 3 मार्च पहली शिफ्ट का पहला पेपर उठाओ, फिर दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, इस हिसाब से टोटल 18 पेपर हैं। टाइमर के साथ आप इनको डील करेंगे। अब ये करने क्यों जरूरी हो जाते हैं? जरूरी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपके पास जो भी बुक है उनके अंदर कंटेंट अपडेट होकर के इतना इजी वे में नहीं आ पाता है। 2019 में जो सवाल कुछ अलग टाइप से पूछे गए थे, अब वो धीरे धीरे बुक्स में आएंगे, उसके बाद आप तक पहुंचेंगे। इतने में अपना 2021 आ जाएगा। तो इसका मतलब कम से कम आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पिछले 5 साल के पेपर आप अच्छे तरीके से सोल्व करके रखें, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि एग्जाम में ये तो पूछा जाता है और आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए। अब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं पिछली क्लास के अंदर जो सवाल नंबर अपना 17 था, जो क्वेश्चन नंबर 17 था, उसमें एक कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, कंपैरिजन की मिस्टेक थी। असल में देखा जाए तो ये सवाल था आपके सामने और इसने एक इक्वेशन दी है, उसका राइट साइड का पार्ट है ब्रैकेट में ax प्लस वाई प्लस bz का होल स्क्वायर। आपको वैल्यू पूछी गई थी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर की वैल्यू यहां से अगर आप लिखेंगे तो देखना जरा, आप जब होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कहने का मतलब एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल होगा वो a स्क्वायर होगा। तो यहां से अगर आप देखें एक्स स्क्वायर का मल्टीपल कितना है, 2, प्लस का साइन। फिर देखना जरा b स्क्वायर जेड स्क्वायर का मल्टीपल क्या बनेगा, b स्क्वायर। तो वहां से वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 8। अब यहां पर जो मैंने मिस्टेक की थी वो ये कर दी मैंने कि a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो ये भी निकल के आएगा। ठीक है भाई, कोई समस्या नहीं है इसके अंदर। लेकिन जैसे ही आप अंडर रूट करते हो, स्क्वायर की टर्म आपके पास है, ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म है, तो प्लस माइनस के ऑप्शंस बनते हैं। तो वो कंपैरिजन गलत हो गया था। सही क्या था भाई, आपको ए बी लिखना है। ए बी कैसे निकलेगा भाई, 2 इंटू ए एक्स इंटू बी जेड। तो आप कह सकते हैं 2 गुणा ए बी एक्स जेड का जो मल्टीपल है, एक्स जेड का जो मल्टीपल है वो क्या आपका ए बी। तो यहां से अगर आप कंपैरिजन करते, सीधे मैं लिख देता हूं कि 2 इंटू में ए एक्स इंटू में जो बी जेड है, तो यहां से x इंटू जेड का जो मल्टीपल है वो 2ab है। अगर आप यहां कंपैरिजन करके देखेंगे तो ये वैल्यू -8 को रिप्रेजेंट करती है। कौन से वाली, -8zx किसको रिप्रेजेंट करती है, इसको। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो सीधे भी कंपेयर कर सकते थे कि ट्वाइस ऑफ zx है, उसके साथ जो मल्टीपल इन्वॉल्व हो रखा है वो आपका क्या है, ab। कंपैरिजन करते यहां पर ये वाली वैल्यू, यहां पर ये वाली वैल्यू, zx से हट जाता, सीधे ट्वाइस ऑफ ab की वैल्यू -8 हो जाती, ab की वैल्यू -4, माइनस क्या हो जाता, प्लस। 8 2 10 और 4 14। 2 स्टूडेंट ने मेरे ख्याल से कमेंट भी किया था इस बात में कि कंपैरिजन को गलत कर लिया गया है, तो इस बात का आप भी ध्यान रखेंगे। तो चलिए भाई आज का सेशन स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 33 से। सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 33। और आपको क्या करना है, इन सवालों को देखते रहो। बहुत सारे बच्चों ने, कहने का मतलब ये है कि लगभग 15-16 लाख बच्चे प्रीलिम्स अटेम्प्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एटलीस्ट इस टाइप का नॉलेज तो होना चाहिए कि एग्जाम में क्या पूछा गया है। तो जो सवाल आपको इंपॉर्टेंट लगे उनको अलग से नोटबुक में मेंशन कर देना। देखना क्या कहा कि a प्लस 1/a की वैल्यू 5 है। ये वो सवाल है जो वर्बली हो जाता है। a प्लस 1/a को आप k मान सकते हो। जब आप क्यूब पर जाते हैं तो सीधे क्या लिखते हैं, k का क्यूब -3k।
k का क्यूब करोगे 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, माइनस 3 गुणा 5 15 लेस कर दोगे तो सीधे सीधे यहां पर अपना ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट रिजल्ट। तो जिन बच्चों ने अलजेब्रा पढ़ रखा है या प्रीलिम्स दे चुके हैं या देने का प्लान है, इसका मतलब उनकी ये छोटी छोटी बातें तो क्लियर हो गई होंगी। तो यहां पर मैं सीधे सीधे आपको एग्जाम अप्रोच से डिस्कस करवाऊंगा ये चीजें कि एग्जाम में कैसे डील करते हैं। 34 पिछले 2 सेशन में भी ये सवाल कई बार आपके सामने आ चुका है। देखना जरा, द कोफिशिएंट ऑफ x इन x माइनस 3y का होल क्यूब, कि जो x का गुणांक है वो आपको बताना है। असल में देखा जाए तो आपके सामने जो बात है वो इस फॉर्मेट में है, a माइनस बी का होल क्यूब। इसे आप लिखते हैं पहली टर्म का क्यूब माइनस दूसरी टर्म का क्यूब माइनस 3 इंटू में फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू में सेकंड टर्म प्लस 3 इंटू में फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, ये वाली इसका रिजल्ट होता है। सीधे सीधे कह सकते हो। आपको क्या करना है, यहां पर आपको कंपैरिजन करना है और किसका कोफिशिएंट बताना है आपको, x का। तो एक बात बताओ, जैसे x दे रखा है, a की जगह यहां पर आपके पास क्या है x, और यहां पर जो b की जगह बात है वो कितनी है आपकी 3y। आप असल में देखोगे तो कोफिशिएंट सिर्फ और सिर्फ आपको x चाहिए, कहने का मतलब जहां पर a अकेला मौजूद है ये वाली टर्म है, और इसका यहां पर जो कोफिशिएंट है वो 3b स्क्वायर है। ठीक है, रटना नहीं है, कॉमन सेंस लगाओ। कॉमन सेंस क्या लगाओगे, फॉर्मूला खोल लो। देखो x क्यूब बनेगा माइनस 3y का क्यूब बनेगा, मतलब 27y क्यूब। फिर क्या लिखोगे, 3 इंटू में x स्क्वायर इंटू में माइनस का 3y। फिर क्या लिखोगे, प्लस 3 इंटू में दूसरा जो पार्ट है आपका माइनस 3y उसका स्क्वायर, 3 इंटू में जो दूसरा पार्ट है उसका स्क्वायर 9y स्क्वायर, और इंटू में क्या आएगा x। आपसे कोफिशिएंट पूछा था x का, ये x है और ये इसका कोफिशिएंट है, तो सीधे सीधे 9 गुणा 3 27y स्क्वायर पॉजिटिव। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। इतना कुछ लिखने की नीड नहीं है। एग्जाम में अगर जा रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो तो तैयारी के साथ जाओ, या फिर किसी को दिखाने के लिए कर रहे हो कि मैं तो एसएससी सीजीएल की तैयारी करूंगा। ऐसे भी तो कई कलाकार होते हैं ना, कि जैसे आईएएस का भी फॉर्म डाल दिया, एसएससी का भी डाल दिया, जो मिल रहा है वो भी डाल दिया। कोई पूछ रहा है क्या कर रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहा हूं। या फिर चलो बहुत सारे बच्चे आईएएस के फॉर्म नहीं डालते, लेकिन एसएससी के, रेलवे के, बैंक के सबके डाल देते हैं। तो एक बात बताओ, जिस चीज की तैयारी करना चाहते हो, जैसे आपको जॉब चाहिए, उसकी तैयारी बेहतर तरीके से करो। लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो तो फिर क्या कहा जा सकता है। तो इसका मतलब ये वाला जो ऊपर का पार्ट है ये सारा का सारा अनवांटेड है। सीधे सीधे ऑप्शन से भी आप इस सवाल को वर्बली कर सकते थे, और थोड़ा सा लिखना चाहते तो इतनी सी बात लिखते, आपका काम चल जाता। चलो भाई, सवाल नंबर 35 पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। और सेशंस को एटलीस्ट शेयर किया करें, शेयर करने वाला काम भी बंद कर दिया है। अब यहां से जितने बच्चे देख रहे हैं आप खुद जज कर सकते हैं कि सिंसियरिटी का लेवल क्या है स्टूडेंट्स का। चैप्टर पढ़ लेंगे, चैप्टर कहीं भी पढ़ा दो, ये चैप्टर वो चैप्टर, लेकिन जो एग्जाम है जिसमें जैसे सवाल आते हैं वो करवाने स्टार्ट कर दो। कोई देखना ही प्रीफर नहीं करता। तो आप ये मान के चलें कि कंपटीशन बहुत हाई फाई लेवल का नहीं है, सिंसियर एस्पिरेंट बहुत कम है अभी भी। कट ऑफ बिल्कुल ज्यादा जाती है। रीजन क्या है, एग्जाम के अंदर कोई बहुत खतरनाक लेवल के सवाल नहीं आते हैं। फिर नॉर्मलाइजेशन होने लग गया, प्री में भी मार्क्स बढ़ते हैं, मेंस में भी मार्क्स आपके बढ़ जाते हैं। इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रही है। सिंसियरिटी का लेवल इतना ही है। सिर्फ बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं, अलग अलग टीचर के नोट्स पढ़ते रहते हैं, खुद उतारते रहते हैं, बस इसी में उनको खुशी मिलती है। असल काम आप अपने एग्जाम को क्यों नहीं एनालाइज करते भी। एग्जाम को एनालाइज करो, वहां से तो पता चलेगा कि किस टाइप के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। 35 में इसने क्या कहा कि 2y माइनस 5 का क्यूब में y का गुणा। देखो पहली टर्म क्या होगी 2y का क्यूब, दूसरी टर्म क्या होगी माइनस 5 का क्यूब, तीसरी टर्म क्या होगी 3 इंटू में 2y का स्क्वायर इंटू में माइनस 5, और फिर जो चौथे नंबर की टर्म होगी वो क्या होगी 3 इंटू में 2y इंटू में और ये वाला 5 का स्क्वायर, माइनस 5 का स्क्वायर कर दोगे तो ये वैसे भी 25 बनेगा। y का गुणांक आपसे पूछा, ये सारी की सारी चीजें एक साथ बनेंगी, ये y साइड में कर दो, ये इसके कोफिशिएंट हो गए। 25 गुणा 3 25 गुणा 2 50 गुणा 3, तो यहां से सीधे सीधे आप रिजल्ट 150 लिख सकते थे। मेरे हिसाब से इसको भी लिखने की नीड नहीं थी, सीधे सीधे किया जा सकता है क्योंकि सवाल आसान है।
चलो 36 पर आ जाओ, सवाल नंबर 36। देखना 36 में क्या कहा, इफ 1 माइनस 64x क्यूब माइनस 12x प्लस पी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 4x का होल क्यूब, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ p। अब एक सिंपल सा लॉजिक लगाओ, 1 माइनस 4x का होल क्यूब करोगे तो क्या बनेगा, 1 का क्यूब, लेफ्ट साइड में 1 रखा हुआ है। दूसरी टर्म माइनस 4x का क्यूब करोगे तो यहां पर माइनस का 64x क्यूब लिखा हुआ है। अगली टर्म क्या लिखोगे भाई, 3 इंटू में 1 का स्क्वायर इंटू में माइनस का 4x, क्या बनेगा, माइनस का 12x लिखा हुआ है। उससे अगली टर्म जब आप लिखेंगे तो 3 इंटू में क्या लिखोगे, 3 इंटू में 1 इंटू में 4x का स्क्वायर, कितना आ जाएगा भाई, 16x स्क्वायर लिखा जा सकता है। लेफ्ट साइड के साथ अगर इसका कंपैरिजन करोगे तो लेफ्ट साइड में ऐसी कौन सी टर्म है जिसके साथ x स्क्वायर का इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको पता है कि वो px स्क्वायर है। वैल्यू किसकी पूछ रहा है भाई, x स्क्वायर, ये तो कट गया, p की वैल्यू पूछ रहा है, तो सीधे सीधे कंपैरिजन भी करते तो भी आप रिजल्ट 48 यहां से लिख सकते थे। इजी कैटेगरी का सवाल है। चलो भाई सवाल नंबर 37 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। सबसे पहला काम देखो और करके बताओ, अगर कर सकते हो तो करके बता दो। आसान सा सवाल है, इसमें कोई खास दिमाग लगाना नहीं होता है। बस जो सोल्व करने के तरीके हैं, थोड़ा सा जैसे सवाल आसान है तो वहां पर ये मत सोचा करें कि आपको ये सवाल आता है, कोशिश करें कि आप एक उसे बेहतर अप्रोच से कर ले जाएं। जैसे ये सवाल है x/3 प्लस y/5 का होल क्यूब, क्लियर है। a प्लस बी का होल क्यूब करते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब 3a² प्लस 3ab², ये आता है। अगर आप यहां पर सारे के सारे ऑप्शन गौर से देखें, एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा आपको, तब इजी होगा, क्योंकि लिख करके थोड़ा ना देखोगे। x/3 का होल क्यूब करोगे तो x³ अपॉन में 27 आएगा। इसका मतलब सी और डी ऑप्शन में x³ अपॉन 25 है, x³ अपॉन 17 है, दोनों ऑप्शन हट गए। कौन सा सही होगा, या तो आपका ए सही होगा या फिर बी सही होगा। दूसरी टर्म y³ अपॉन 125 बनेगा, ए और बी दोनों ऑप्शन में है। फिर टर्म क्रिएट करते हैं 3 इंटू में a² इंटू में b का फॉर्मेट, तो 3 इंटू में x/3 का स्क्वायर इंटू y/5। एक 3 से एक 3 कट गया, तो ऊपर क्या बचा, x² y, और नीचे 5 गुणा 3 15। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। एग्जाम में याद रखना, इन सवालों को लिख लिख करके सोल्व नहीं किया जाता है कि आप उस फॉर्मूले को एक्सपेंड कर रहे हो, एक दूसरे से कट कर रहे हो, नहीं। एलिमिनेशन थ्योरी काम आती है कि चीजें अवॉइड करते जाओ। जैसे जैसे आपको ये लगे कि अच्छा ये पार्ट तो है नहीं, तो देखते ही आपने तुरंत के तुरंत 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। उसके बाद आपने सीधे सीधे जो इजी पार्ट था उस पर दिमाग लगाया, फिर फॉर्मूले को आगे सोल्व करके देखा तो पता चला अच्छा ये वाला पार्ट इसमें नहीं होगा, ये वाला होगा। चलिए भाई 38 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 38। आज अपने अलजेब्रा के सारे सवाल हो जाएंगे जो सीजीएल 2019 प्रीलिम्स में पूछे गए थे। चलो भाई क्या कहा, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 10 है, x y y z z x की वैल्यू 15 है। पूछा क्या गया हमसे कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है ये जो पार्ट है, चलो लिख देता हूं, बाकी पीछे भी आ चुका है। इसके इक्वल में आप क्या लिखते हो, x प्लस वाई प्लस जेड, फिर ब्रैकेट में क्या लिखा जाता है भाई, ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z², माइनस का क्या करते हो, xy yz एंड zx, ये ब्रैकेट में आप लिखते हो। क्लियर है। अब यहां से बात ऑब्जर्व करना, जब भी वो सवाल पूछता है, जैसे इसने ये वैल्यू दे दी, इसने माइनस कॉमन ले लोगे तो xy yz zx ये वैल्यू दे दी, इसकी वैल्यू आपको निकालनी होती है। तो इसको किससे रिप्लेस किया जाता है, इस पूरे के पूरे पार्ट को आप क्या कह सकते हो कि भाई x प्लस वाई प्लस जेड का जो होल स्क्वायर है, इसे जब सोल्व करोगे x² आएगा, y² आएगा, z² आएगा, फिर क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ
एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बनेगा, तो उसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ट्वाइस ऑफ एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स को हटा दिया जाता है। फिर से बात को समझना कि ये जो पार्ट है आपका कौन से वाला, ये वाला, इसकी जगह आपको कुछ पार्ट रिप्लेस करना है। रीजन इतना सा है कि आपके पास सिर्फ x प्लस वाई प्लस जेड है, आपके पास सिर्फ एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स है, दो ही चीजें हैं आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपको चाहिए। तो आपने क्या दिमाग लगाया कि भाई ये अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर करोगे ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, एक्स्ट्रा क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, उसको हटा दो। तो इसका मतलब इस पूरे को सोल्व करते हैं तो ये रिजल्ट आता है। जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो पता नहीं आपने इस चीज पर ध्यान दिया या नहीं दिया कि बार बार ऐसे सवाल पूछता है। इसकी जगह ये बात लिख दी एक्स्ट्रा में, ये है आपके पास, तो इसको कैसे ध्यान कर लिया जाता है इस फॉर्मूले को कि x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस का 3, क्योंकि दो बार तो ये है, एक बार माइनस कॉमन लेना, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। इस टाइप से इस फॉर्मूले को याद किया जाता है कि जितने भी एस्पेक्ट हैं, देखो सीधी सी बात ये है कि ये जो सवाल चल रहे हैं इनमें कुछ 5 या 7 सवाल तो हमने अब तक ऐसे किए हैं, बिल्कुल उसके अंदर आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा तभी बात बनेगी। बाकी जितने भी, मान लो अभी 38वां सवाल चल रहा, तो ये मान के चलो 30 ऐसे सवाल हमने किए हैं कि अलजेब्रा अगर किसी भी बच्चे ने पढ़ रखा है तो वो उसको कर देगा, कोई समस्या नहीं है, वो सवाल अटेम्प्ट कर देगा। समस्या कहाँ है, टाइम से अटेम्प्ट नहीं कर पाता। अब एग्जाम हॉल में एक बात बताओ, ये सारी चीजें लिखने की थोड़ी ना है, आपको पता है इस पैटर्न पर पता नहीं एसएससी कब से सवाल पूछ रहा है, क्लियर है। तो बेटर क्या रहेगा, उद्देश्य अपना है टाइम बचाना, तो चीजों को पहले ही तैयार करके रख लो। तो जैसे ही आप एग्जाम के अंदर ये सवाल देखते तो एग्जाम में डील करने का तरीका कि अच्छा इसके बराबर क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, फिर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर 100 और माइनस 3 गुणा में 15 45, ये लिखते, 55 को 10 से गुणा कर देते, रिजल्ट क्या आता 550। मैं फिर से आपको यही कहना चाहूंगा कि जो भी चीजें हैं उनको प्रॉपर मैनर में तैयार करें। जनरली स्टूडेंट बस इतना सा फॉर्मूला लिखता है कि मेरे को ये आता है, फिर एग्जाम में जैसे ही सवाल आता है वो इस बात को ऐसे एडजस्ट करने की कोशिश करता है। बेटर है आप अपनी कमांड बना करके रखें, गिने चुने तो फॉर्मूले अलजेब्रा में पार्ट जरूर 15-16 पार्ट में करके अलजेब्रा को पढ़ाया जाता है कि ये 7 पैटर्न हो गए, ये 6 स्पेसिफिक आपकी वैल्यूज हो गई है, स्क्वायर के फॉर्मेट, क्यूब पर किस टाइप के पैटर्न बनते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कैसा होता है, सी एंड डी के रूल्स होते हैं, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन होती है, क्यूबिक इक्वेशन होती है, बाइनोमियल को भी पढ़ना पड़ता है आजकल जैसे सवाल आ रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको परफेक्शन के साथ करें। जैसे ये क्यूब का पैटर्न है, इसको बहुत परफेक्शन से करना पड़ता है। रीजन ये है कि आपको इस पर बेस सवाल मेंस में मिलेगा ही मिलेगा, सीजीएल मेंस में मिलेगा, प्रीलिम्स में भी ये मान के चलो, मान लो दिन में 3 स्लॉट होती हैं तो 2 स्लॉट में इस पर बेस सवाल आपका निकल के आ जाता है। तो इनको बेहतर तरीके से आप तैयार करके रखें जिससे चीजें आसानी से सोल्व हो जाए। और हमेशा ये बात ध्यान रखें, इन एग्जाम्स में नॉलेज बहुत लिमिटेड चाहिए, बस आपको ऐसे मेथड सीखने हैं जिसकी वजह से आपका टाइम बचना स्टार्ट हो जाए। सवाल नंबर 39 की बात कर लेते हैं भाई। देखो 39 में क्या कहा कि 25 a स्क्वायर माइनस 9 इज फैक्टराइज्ड एच, मतलब इसको गुणनखंड रूप के अंदर लिखना चाहोगे तो असल में देखो ये क्या लिख सकते हो, 5a का स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर। पैटर्न क्या बना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कैसे खोल सकते हो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहां से ऑब्जर्व करना, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, पहला ऑप्शन देखा 5a प्लस 3, 5a माइनस 3, दिख रहा है साफ साफ की गुणा भी करोगे तो 25a स्क्वायर माइनस 9 बनेगा। तो यहां से सीधे सीधे आप कह सकते हो कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। एक बात यहां पर और सीखने लायक है कि चलो ये तो फॉर्मूला आसान सा था, कई बार क्या हुआ उलझी हुई सी बात आपके सामने दे देता है, जैसे 25a स्क्वायर दे दिया, 9a दे दिया, फिर मान लो 13 आपको दे दिया, इस टाइप से। तो उसमें क्या करना होता है कि भाई फैक्टर बनाओ, बीच वाला पार्ट है उसके हिसाब से सोल्व करो। उस पैटर्न के अंदर समस्या ये है कि टाइम किल होता है, तो बेटर क्या रहेगा, 4 ऑप्शन दिए होते हैं,
बाई ऑप्शन चीजों को उठा करके चेक करना स्टार्ट कर दो। ये सवाल आसान है, इससे थोड़ा सा भी सवाल मुश्किल बनता है तो वहां बाई ऑप्शन करते हैं और अपना सवाल तुरंत का तुरंत सोल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 40, लैंग्वेज को रीड करें। ये भी वही फॉर्मूला है, कौन से वाला भाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। देखना जरा, इसने क्या कहा कि a प्लस बी प्लस 2c और ब्रैकेट में a स्क्वायर बी स्क्वायर 4c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2bc माइनस का 2c है, ये दिया। एक छोटा सा कंपैरिजन देखो, अलजेब्रा पढ़ेंगे तो ये चीजें खोल खोल कर वैसे भी समझा दूंगा, लेकिन कोशिश करना समझने की। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz, इसके इक्वल में आप क्या बात लिखते हैं? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के इक्वल में आप बात लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। एक फिर क्या लिखा जाता है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स लिखा जाता है। ये छोटी सी बात आप लिखते हो। इस सवाल को अगर आप गौर से देखें, ये वाला पार्ट आपको दे रखा है। x की जगह आपके पास क्या है? a, y की जगह आपके पास क्या है? b, और z की जगह आपके पास क्या है? 2c। लिखा जा सकता है a प्लस बी प्लस 2c लिखा जाएगा। ये वाली बात, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, इसके अंदर तो कोई समस्या नहीं होगी। फिर अगली जो टर्म है देखना, माइनस ए बी, ए का बी से गुणा होगा, माइनस ए बी आपको दिख रहा है। फिर देखना बी का 2c से गुणा होगा, 2bc बनेगा माइनस का। फिर क्या होता है? एक का 2c से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2c है, दिख रहा आपको। तो असल में देखा जाए तो उसने क्या किया, ये फॉर्मूला था, इसमें इतना ही चेंज किया, x की जगह a रख दिया, y की जगह b रख दिया और z की जगह 2c रख दिया। अगर आप इसको रिवर्स में चेक करना चाहें, अगर आप रिवर्स में इसको चेक करना चाहें कि भाई यहां पर a होता, यहां b होता, यहां 2c होता, तो ये a का क्यूब, ये b का क्यूब, ये 2c का क्यूब लिखा जाता। माइनस 3 इंटू में a इंटू b इंटू में 2c ये लिखा जाता। अब जिस बच्चे को यहां से कंपैरिजन करना आता है, पहला काम तो है ये पकड़ में तो आए कि कहां से उठाया है। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये वाला पार्ट इसने आपको दे रखा है, इसके बराबर में ये लेफ्ट वाला पार्ट है। एक बात आपके समझ में आ गई कि अच्छा ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz से उठाया गया पार्ट है। दूसरा काम, इसने किस फॉर्म में चीजें डाली, तो आपने देखा x की जगह a है, y की जगह b है, z की जगह 2c है। तो सीधे सीधे क्या समझ में आया? a क्यूब होगा, b क्यूब होगा, 2c का क्यूब करोगे 8c क्यूब आएगा। 4 ऑप्शन में से d तो वैसे ही हट गया, चलो 3 ऑप्शन बचे आपके पास। अब क्या करोगे? माइनस 3 इंटू में a इंटू में b इंटू में 2c, तो क्या बनेगा भाई? 3 गुणा 2 6 abc, और वो भी माइनस का, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। तो असल में देखा जाए तो इस पूरे के पूरे सवाल में आपको कुछ भी नहीं करना था, सीधे सीधे ये सारा का सारा सवाल आपका माइंड में सोल्व हो जाता। चलिए सवाल नंबर 41 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ये जो सवाल है पहली बार इस तरीके से इसने पूछा, इस टाइप की वैल्यू को इन्वॉल्व करके। हालांकि इस पैटर्न पर बहुत बार सवाल आ चुके हैं, लेकिन जो वैल्यू इसने यूज की है यहाँ पर, जिस फॉर्मेट में इसका रिजल्ट बन रहा है, ऐसा पहली बार इसने किया है एग्जाम के अंदर। देखना जरा क्या करोगे भी। 1/a⁴ प्लस a⁴ इक्वल्स टू में क्या होता है? 50। बड़े पैटर्न से छोटे पैटर्न में जाते हैं। अगर आप इसका अंडर रूट करते हैं, अंडर रूट किस फॉर्म में कि 1/a⁴ है, उसका अंडर रूट 1/a², a⁴ का अंडर रूट a², तो क्या पैटर्न फॉलो होता है? a² प्लस 1/a²। ये क्या होगा? 50 के आपका k, तो यहां से क्या लिखा जाएगा? 50k प्लस में 2। 52 है, 52 को आप लिख सकते हो 13 गुणा 4, 2 बाहर आ जाएगा 2√13। ठीक है, 7 पैटर्न जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ये बातें अच्छे से
क्लियर करवा दूंगा कि ऐसा क्यों लिखा। बाकी पेपर चल रहे हैं, इसका मतलब जो बच्चे देख रहे हैं आई होप उन्होंने अलजेब्रा पढ़ भी रखा होगा। अब अगेन आप क्या करोगे, यहां पर फिर से अंडर रूट करोगे तो ये फॉर्मेट आता है a प्लस 1/a इक्वल्स टू में ये k बन गया, अंडर रूट में ट्वाइस ऑफ रूट 13 प्लस का 2 ये लिखा जाता है। अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो आपको सीधे सीधे अगर इसका रीजन पता होता कि क्या करना है, देखो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब आपसे पूछा है। अगर आप a प्लस 1/a फाइंड कर लेते हैं जिसकी कोई भी वैल्यू मान लो k है, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब लिखने का तरीका होता है k का क्यूब माइनस का 3k। ये सिंपल सा फॉर्मेट है, कब, जब आपको पता है। अब ये स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी चीजें चली। अब मुद्दे की बात देखो, एग्जाम में इस सवाल को कैसे डील करना, ये तो मैंने बताया कि कैसे कैसे होता ही। एग्जाम में क्या देखा आपने कि a क्यूब प्लस 1/a क्यूब आपको चाहिए, इसका मतलब आपको a प्लस 1/a फाइंड करना पड़ेगा। पावर 4 से पावर 2 में आओगे अंडर रूट करके, पावर 2 का फिर अंडर रूट करोगे तो पावर 1 में आओगे। कहने का मतलब a प्लस 1/a तभी मिलता है। अंडर रूट में जाने का तरीका तो अंडर रूट 50 प्लस 2 लिखोगे 52, 52 13 गुना 4 होता है 2 रूट 13, और उससे भी नीचे आओगे तो k की जो वैल्यू निकल के आ गई अपनी 2 रूट 13 प्लस का 2 ये लिखा जाता। एक बात लिखी आपने एग्जाम में। अब आपने क्या देखा, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, अगर ये वैल्यू k है तो क्या लिखा जाएगा, k क्यूब माइनस 3k, k कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में k स्क्वायर माइनस 3 बचेगा। अब ये वाली वैल्यू या तो देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ऑप्शन के साथ ही मैच कर सकते हो कि k की वैल्यू ये है तो ये वैल्यू यहां आएगी बाहर की तरफ। आपने ऑप्शंस देखे, ऑप्शन देखे तो उसके अंदर आपने क्या नजर चलो थोड़ा सा लिख लेते हैं, या फिर ऐसा करो A B C और D 4 ऑप्शन है, B ऑप्शन आपका सीधे सीधे हट गया, रीजन क्या उसके अंदर माइनस है, 3 ऑप्शन आपके बचे हैं। फिर अगली टर्म क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 3, इसका स्क्वायर, क्योंकि ये बात तो आपने लिख ली एग्जाम में सीधे सीधे, इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब ब्रैकेट हटेगा, 2 रूट 13 प्लस 2 है, माइनस का 3 करोगे, माइनस 3 इससे होगा तो ये माइनस का, तो क्या बचा 2 रूट 13 माइनस 1। अब ऑप्शन देखना जरा, पहला गलत हो गया, दोनों ही चीजें माइनस की है। दूसरे ऑप्शन में देखना जरा, दूसरा ऑप्शन वैसे ही हट गया था क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर माइनस आ गया था, क्या आना चाहिए था प्लस। तीसरे ऑप्शन को देखोगे तो देखना 2 रूट 13 माइनस का है, ये भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब अपना ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट। एग्जाम में इस सवाल में सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही लिखना था। डिटेल में अगर सोल्व करना चाहते हो तो मैं सोल्व करके दे देता हूं। 2 यहां से कॉमन आ गया तो ये बात तो लिखी गई 2 रूट 13 प्लस 1, फिर इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा और माइनस का क्या करोगे 3, जैसे ये माइनस होगा तो यहां से 2 में से माइनस 3 चला जाएगा तो क्या बचेगा -1। इसको आप मैच करवा लो। इतना इजी वे में अगर आप लिख सकते हैं इसका मतलब आपकी तैयारी इस लेवल की है कि आप एग्जाम में कंपीट कर सकते हैं बाकी लोगों को। अगर आप ये ढर्रा फॉलो करेंगे कि ऐसे लिखना ये लिखना, भाई ये काम पहला है, 7 ही पैटर्न होते हैं, इसके अलावा एक सिंगल पैटर्न आपको नहीं ध्यान रखना। इतने में ही आपका काम चल जाता है कि चाहे वो x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 पूछे, चाहे वो पावर 7 पूछे, किसी भी टाइप का, चाहे वो इनके अंदर C एंड D रूल का इन्वॉल्वमेंट कर दे, काम चल जाता है 7 पैटर्न से। तो ये छोटे छोटे सुधार हैं, अगर आपने ऑलरेडी कर रखे हैं तो समस्या नहीं है, और अगर फिर भी आप आज भी डिटेल में लिख रहे हो तो ये पेपर देखने का एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन कितना बेहतर बनाया जा सकता है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर देते हैं। 42 में देखा जाए तो असल में एकदम नकली सा सवाल है। देखना, 4a प्लस 3b प्लस 2c का होल स्क्वायर आपको दिया। आप ऐसा कर सकते हैं, ये असल में देखा जाए तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर खोलते हो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2x y y z z x, ठीक है, या अलग अलग करके इसने लिख रखे हैं तो 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब यहां देखो एलिमिनेशन अगर आप लगाना चाहें तो सारी टर्म पॉजिटिव आएंगी, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी और आपका ऑप्शन डी हट गया। बी और डी में नेगेटिव टर्म्स हैं जो कहां से आई, नहीं आनी चाहिए थी। चलो पॉजिटिव वाला पार्ट देखते हैं, ए और सी। तो देखना
4a का होल स्क्वायर होगा 16 स्क्वायर बनेगा। ऑप्शन ए में तो 4 स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब आपका ऑप्शन ए भी जो था वो हट गया, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, इन सवालों को कभी भी डिटेल में जाकर नहीं सोल्व करते। एग्जामिनर का उद्देश्य क्या है कि बच्चा इसको सोल्व करे कि 16 स्क्वायर, फिर 9b स्क्वायर लिखेगा, फिर 4c स्क्वायर लिखेगा, फिर 2 इंटू में 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 भी लिखेगा, इस हिसाब से कंपैरिजन करेगा। इसमें आपका होता है टाइम किल। एकदम सटीक अप्रोच ये है कि भाई जो चीज फॉर्मूले हैं एलिमिनेशन से चले जाओ। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कोई ना कोई तो ऐसी बात मिलेगी जिसको देखते ही आप कह देंगे कि ये 2 ऑप्शन तो आपके गलत हो गए। बचे हुए 2 ऑप्शन के अंदर चेक करना है तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओ, तुरंत के तुरंत बात आपके पकड़ में आ जाएगी और सवाल सोल्व हो जाएगा। चलिए भाई 43 की बात करें। 43 भी सेम ऐसा ही है। सवाल नंबर 43 देखो, 43 में अगर आप गौर से देखें 3a माइनस 4b का होल क्यूब, ये किसके बराबर है? तो असल में देखा जाए तो ये x माइनस वाई का होल क्यूब लिख सकते हो। सोल्व करोगे क्या होगा? x का क्यूब 27a क्यूब, a और b ऑप्शन में ही है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई ट्रू होगा। a ऑप्शन में तो 2 ही टर्म है तो वैसे ही गलत हो गया, तो आपको चेक ही नहीं करना था आगे, सीधे सीधे बात पकड़ में आ गई कि ऑप्शन बी आपका क्या है? करेक्ट। ये एज इट इज अपनी तरफ से सवाल नहीं बना रहा हूं, जो सीजीएल 2019 प्री है उसमें पूछे गए हूबहू सवाल है। ठीक है, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना कि सवालों को किस टाइप से एग्जाम में डील किया जाता है। सिर्फ नॉलेज होने से काम नहीं चलता, अप्रोच आपके पास बेहतर होनी चाहिए, जिससे क्या है आपके पास जितना भी नॉलेज है उसी के थ्रू चीजों को अटेम्प्ट करो और मैक्सिमम नंबर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा सवाल तभी अटेम्प्ट करेंगे जब आपके पास अप्रोच सटीक होंगे। 44 में देखना जरा क्या कहा कि a प्लस बी बराबर 12 है, ए बी की वैल्यू 17 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। एक तरीका मैंने आपको ये बताया कि अगर आप सीधे सीधे कोई वैल्यू ब्रेक कर सकते हैं, जैसे a प्लस बी 12 है और a इंटू बी 17 है, क्लियर? तो इसका मतलब यहां कुछ भी ब्रेक नहीं हो रहा है। कई बार क्या होता है ब्रेक हो जाता है, जैसे a प्लस बी 12 हो गया, 7 और 5 12 बनता है, और a इंटू बी आपको 35 दे देता, 7 गुणा 5। तो ऐसे केसेस में आप क्या करते, 7 का क्यूब 5 का क्यूब ऐड कर देते। लेकिन आपको पता है a इंटू बी 17, इसका मतलब 2 लगातार नंबर का मल्टीप्लाई है, तो सीधे सीधे तो सोल्व नहीं होगा कि मैं ये बता दूं ये a की वैल्यू है ये b की वैल्यू है, देखते ही नहीं पता चल रहा। इसका मतलब देखते ही नहीं पता चल रहा, तो आपको पता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या लिखा जाता है भाई? a प्लस बी ये लिखते हो, फिर आगे क्या लिखते हो? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। अब एक सुधार यहां भी आपको करना है, क्या? a प्लस बी, इस बात की जगह आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दें, तो क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी तो आ गया, उसको खत्म करो तो माइनस का 2ab, और फिर ये माइनस का 2ab, तो ये टोटल में 3ab। ये काम आपको करवाया जाता है कि जब टीचर पढ़ाता है थ्योरी तो उसमें सारे एंगल रखता है। प्रीवियस ईयर पर इसीलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा फोकस करता हूं कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर से अगर आप गो थ्रू हो रखे हैं तो आपको सारी डायरेक्शन पता होती है कि इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, वो बेहतर तरीके से तैयार कर दो। तो इसका मतलब 90% पैटर्न तो वैसा ही होगा जैसा हमेशा से ही पूछा जा रहा था, 10% में चेंजेस होंगे। तो अगर आपने इतनी तैयारी की है तो वहां भी आप अच्छा खासा दिमाग लगा सकते हैं। और आजकल जैसा मेंस आ रहा है, लेवल हालांकि बढ़ा है, लेकिन वही है कि 190 प्लस किया जा सकता है। रीजन पुराने वाले पेपर्स हैं उनको अच्छे से करो, उनमें जो कॉन्सेप्ट आए थे वो अच्छे से आपको पता होने चाहिए, तब जाकर के आपकी इजी में बात बन जाती है। तो ये बात जिस बच्चे को पता होती है कि भाई ये फॉर्मूला है, एक इसका ये तरीका होता है, एक इसका ये तरीका होता है, तो मेरे हिसाब से वो क्या करता, a प्लस बी की वैल्यू 12। एग्जाम में सवाल आपका यहां से सोल्व होना स्टार्ट होता 12, फिर आप क्या लिखते, इसी का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 3 गुणा में 17 51 हो गया। तो 12 गुणा में लेस करोगे ये 3 आ गया और ये यहां से 9 आ गया। 12 गुणा 3 36, 12 गुणा 9 108, 108 में 3 जोड़ दोगे तो 111। तो इन सवालों को एग्जाम में कुछ इस वे में, अगर आपने अभी भी ये तैयारी नहीं कर रखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है, छोटी छोटी चीजें हैं, गो थ्रू मैं आपको करवा रहा हूं पेपर सोल्व करते टाइम,
और भी नई चीजें आ जाएंगी जब हम लोग मेंस के पेपर डिस्कस करेंगे, और जब अलजेब्रा आपको पढ़ाया जाएगा इसका मतलब उसमें सारी चीजें वैसे भी आ जाएंगी, कुछ छूटेगा नहीं उसके अंदर कि प्री में जो भी पेपर्स हैं उनको पहले ही साइड में करके रखते हैं कि ये पूछा गया था, इस साल में ये चीजें थोड़ी चेंज की गई थी, आजकल वो ऐसा पैटर्न पूछता है, इस टाइप के एक्सपेरिमेंट करता है, तो ये टीचर की जिम्मेदारी रहती है कि बच्चे को क्या पढ़ाना है। चलिए भाई 45 में क्या कहा कि x प्लस वाई 13, y प्लस जेड 15, z प्लस एक्स आपके पास 16। आपसे पूछा गया है कि एक्स वाई प्लस एक्स जेड अपोन में एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। क्लियर? अगर जो बात पूछी गई है उसको गौर से आप देखें तो आप क्या कह सकते हैं कि भाई x कॉमन ले लो ऊपर से, ऊपर y प्लस जेड बचेगा, नीचे x से x कट गया तो नीचे y जेड। असल में देखा जाए तो आपसे पूछा क्या गया है, y प्लस जेड अपोन में y जेड, इतनी सी बात आपसे पूछी गई है। पीछे भी हमने सोल्व किए थे, तब मैंने आपको क्या कहा था कि सबको ऐड कर दो, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, तो क्या आएगा 2 बार x 2 बार y 2 बार z, सबका एडिशन किया तो यहां से क्या लिख सकते हो 16 और 15 आपका 31 हो गया, 31 में 13 जोड़ दोगे तो कितना 44, 2 बार x 2 बार y 2 बार z बराबर 44, 2 का डिवीजन कर दोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या हो गई, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी हो गई 22, लिखा जा सकता है। अब देखना x प्लस वाई की यहां पर वैल्यू आपके पास 13, इन दोनों की वैल्यू आपके पास 13 है, तो z की वैल्यू कितनी होगी भाई 9 होगी, तभी तो ये 22 बनेगा। ऐसे ही देखना जरा y प्लस जेड की वैल्यू, y प्लस जेड की वैल्यू 15 है, 15 में क्या जोड़ा होगा 7, तो 7 किसकी वैल्यू हो गई इसकी, 9 और 7 16 हो गया, 16 के अंदर क्या जोड़ दें यहां से 6 जोड़ दें तो y की वैल्यू आ गई, जस्टिफाई हो गया। अब यहां से देखना वैल्यू आ गई, x आपने कॉमन ले लिया था तो आपको पता चल गया था कि वही y प्लस जेड अपोन वाई जेड निकालना है, y प्लस जेड की वैल्यू 9 6 15 और अपोन में 9 गुणा 6 54 लिखा जा सकता है। 3 से ये कट रहा है तो 5 डिवाइड बाई 18, यहां से आपका क्या निकल के आ गया रिजल्ट। इतना काम आपको करना था वैसे, बाकी ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई खास दिमाग लगाना नहीं था। चलिए 46 की लैंग्वेज को रीड करें आप, सवाल नंबर 46। अगर अटेम्प्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अटेम्प्ट करके भी बता दें। कंपैरिजन पर बेस्ड ये वाला भी सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर 46। जल्दी से लैंग्वेज को रीड करो, रीड कर लिया होगा आई होप। देखना इसने क्या कहा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है, a की पावर 6 b की पावर 6 माइनस c की पावर 6 अपोन में 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या होगा। एक छोटा सा फॉर्मूला होता आपका, कौन सा भाई, इफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर 0 होता है तो इसका क्यूब x क्यूब प्लस इसका क्यूब y क्यूब प्लस इसका क्यूब z क्यूब बराबर क्या लिखा जाता है 3 इंटू में पहली दूसरी तीसरी टर्म आपस में मल्टीप्लाई। कौन सा फॉर्मूला, वही वाला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू में एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में समथिंग। अगर आप x प्लस वाई प्लस जेड को ही 0 कर देंगे तो इसका मतलब राइट साइड का पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या होगा 3xyz। ये तो सिंपल सी बात होगी। अब मुद्दे की बात करें कि ये एक तो आपके पकड़ में आना चाहिए कि सवाल कहां से पूछा गया है। असल में देखा जाए तो देखो एक्स क्यूब इस बात को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर दे रखा है, एक्स की जगह क्या है ए स्क्वायर, वाई की जगह क्या आपका बी स्क्वायर और जेड की जगह क्या है माइनस का सी स्क्वायर, बराबर में क्या दे रखा है 0। ठीक है, अब आपको भी पता है जैसे यहां से यहां जाते हो तो आपको क्यूब करना पड़ता है, अगर आप इसका भी क्यूब करेंगे तो ये a की पावर 6 बनेगा, इसका क्यूब अगर करेंगे तो b की पावर 6 बनेगा और इसका क्यूब करेंगे तो माइनस c की पावर 6 बनेगा। बराबर में क्या आएगा, बराबर के अंदर अगर आप गौर से देखें तो 3 इंटू में दिस वन, तो 3 इंटू में पहली टर्म दूसरी टर्म तीसरी टर्म, पहली टर्म a स्क्वायर फिर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तो माइनस c आ जाएगा।
तो इसका मतलब ये जो बात थी इसकी जगह आप ये लिख सकते हो, असल में ये फॉर्मूला है, पूछने का तरीका है ये इसका। कई बार तो क्या करता है, इतना वाहियात तरीके से इस बात को लिख देता है, जैसे ये जो पैटर्न है इसकी जगह क्या लिख देता है कि a की पावर 1/3, आगे वाली बात है b की पावर 1/3 लिख देगा, माइनस c की पावर 1/3 लिख देगा बराबर 0। अब बच्चे को इसमें उलझा लेगा, स्टूडेंट सोचेगा यार ये क्या चमत्कारिक चीज पूछ ले, इतना उलझा हुआ। तो जब भी कभी आपको 3 टर्म इस फॉर्म में दिखे, कहीं भी 0 वगैरह हो रहा है, तो आपका ध्यान जाना चाहिए, या तो जब भी आप ये पैटर्न पढ़ते हो तो इस पर बेस 30-40 जितने भी सवाल पूछे गए हैं और बन सकते हैं उसी पैटर्न पर, सारे के सारे एक साथ खत्म करो, तनाव मुक्त हो जाओ। तो 30-40 सवाल आपने कर लिए, या ज्यादा से ज्यादा करो तो मान लो 50 सवाल आपने कर लिए, तो क्यूब के पैटर्न से जुड़ी हुई सारी समस्याएं आपकी सोल्व हो गई। क्लियर है कि ये तो सीडीएस ने पूछा था, ये एसएससी ने पूछा था, ये सीएचएसएल में था, वही इंपोर्टेंट 70-80% पार्ट तो आपको वही दिखेगा कि बार बार रिपीट होता है। कुछ नई चीजें होती हैं और कुछ उन नई चीजों को जोड़ करके नए सवाल बनाए जाते हैं। तो ये सवाल क्या तुरंत एग्जाम में पकड़ में आ जाते हैं। अगर ये बच्चे को कंपैरिजन पकड़ में आ गया तो सीधे सीधे क्या करते, मेरी देखो बात, a² + b² - c²। a² को मैंने x मान लिया, b² को y मान लिया, c² को z मान लिया, ठीक है। a की पावर 6 इसका मतलब क्या लिखा है, x का क्यूब + y का क्यूब - z का क्यूब, इक्वल्स टू में क्या आएगा 3 इंटू में x इंटू वाई इंटू -z। तो ये क्या बन जाएगा, यहां पर 3 से 3 कट गया, a² b² c² कट गया, माइनस बचा और 2 बचा। तो सीधे सीधे इस सवाल को आप माइंड में डील कर सकते थे, माइंड में डील किया जाता है कब, ये बेसिक होता है, फिर आपको कंपैरिजन कर करके पढ़ाया जाता है कि ये चीज रिप्रेजेंटेशन में ऐसी दिखे तो क्या होगा, यही बात रिप्रेजेंटेशन में ऐसी दिखे तो क्या सवाल बनेगा। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, x की पावर 5/7 भी वो कर सकता है, x की पावर 5/7 कर दी, y की पावर 5/7 कर दी, -z की पावर 5/7 कर दी, और उसी का क्यूब करके यहां पर नई बात क्रिएट कर दी। तो यहां स्टूडेंट सोचेगा कि यार ये पूछने का तरीका बड़ा अजीब हो गया। तो हो सकता है अगर आप बेसिक से गो थ्रू नहीं हुए हैं तो सवाल को भी स्किप कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप इनको सीखें और आप भी कोशिश करें कि ये चीजें आपको समझ में आ जाए। चलिए 47 की बात करें, सवाल नंबर 47, 47 नंबर सवाल। 15 सेकंड है आपके पास, अटेम्प्ट करके बता सकते हो तो बता दो। और इनके पीडीएफ के लिए आप वासु स्टडी IQ नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लें, और वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप नाम से ग्रुप क्रिएट कर रखा है, तो वहां पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स होते हैं उनको भेज सकते हैं। 47 में क्या कहा, p + q = 7, p × q = 5। यहां से एक बात समझ में आई कि हम सीधे सीधे p × q 2 परफेक्ट नंबर का मल्टीप्लाई नहीं है, तो अगर p और q को अलग अलग फाइंड करेंगे तो टाइम किल होगा। pq + q³ आपको क्या सिखाया था, फिर से एक बार लिख देता हूं, p का क्यूब + q का क्यूब अगर लिखना चाहते हो तो क्या लिखा जाता है, यहां p + q आ गया, फिर ब्रैकेट में p² + q² माइनस का pq, इसी को चेंज करके क्या बताया था कि ब्रैकेट में p + q का होल स्क्वायर माइनस का 3pq आप लिख देंगे तो वही बात बनेगी। दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो फॉर्मूला p² + q² माइनस का pq। अब एक बार आपको नीड ये भी पड़ती है कि कई बार आपको pq दिया रहता है और कई बार आपको p + q, ये दो ही बातें आपको दे रखी होती हैं। p² q² आपको दिया नहीं होता है, तो वहां पर टाइम ना किल हो इसलिए आप ये एक एक्स्ट्रा बात ध्यान रख लेते हैं। ये जिस बच्चे को पता है तो मेरे ख्याल से एग्जाम में अगर आप इस सवाल को डील करते, सवाल देखा आसान सा था, p + q की वैल्यू 7 और इसी का अंदर स्क्वायर हो जाएगा 49, और इसमें से 3 × 5 15 आप लेस कर दोगे, 7 इंटू में कितना हो गया 34, 7 गुणा में 4 28, 7 3 21, 2 23, तो आप सीधे सीधे मार्क कर सकते थे 238। एग्जाम में बस इतना ही करना, ये आपकी पहले की मेहनत है एग्जाम से पहले कि किस चीज पर आप अपनी कैसी कमांड रखते हैं। 48 पर आ जाओ, सवाल नंबर 48।
देखो 48 में क्या कहा, x प्लस 3y प्लस जेड इक्वल्स टू 0, सॉरी x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, देन वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 88 माइनस 18xy, इसका रिजल्ट क्या होगा। अगर आप में थोड़ी बहुत भी समझदारी है तो इसका रिजल्ट सीधे सीधे आप लिख सकते हैं। कैसे भाई, देखो एक बात आपको ये पता है, कंपैरिजन मैंने पीछे भी बताया अभी कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है तो आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इसका क्यूब, फॉर्मूला यही तो होता, वो पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब प्लस तीसरे का क्यूब माइनस 3 इंटू में फर्स्ट सेकंड और थर्ड बराबर क्या आता है 0। ये तीनों का अगेन मल्टीप्लाई, यही लिखा जाता है। x की जगह इसने x दिया है, कोई समस्या नहीं है। y की जगह क्या लिख दिया इसने 3y, और z की जगह क्या लिख दिया इसने 2 बराबर 0। अगर ये 3 टर्म 0 बना रहा है, इसका मतलब पहले का क्यूब करोगे प्लस दूसरे का क्यूब करोगे 27y क्यूब, फिर तीसरे का आप क्यूब करोगे 8 बनेगा, माइनस 3 गुणा में पहली टर्म दूसरी टर्म तीसरी टर्म, तो 3 गुणा में x गुणा 3y गुणा में 2, तो 3 इंटू 2 इंटू 3, तो ये क्या लिख दूं मैं सीधे सीधे 18 लिख देते हैं, और इंटू में xy इक्वल्स टू में क्या बनेगा 0। क्लियर है। अब मैं फिर से वही बात आपको समझा रहा हूं कि ये जो फॉर्मूला है ये तो बेसिक फॉर्मूला है, हमेशा इस पर बेस सवाल बनते थे, लेकिन पिछले 1-2 साल में वो क्या करने लग गया कि ये फॉर्मूला तो हर बच्चा ही याद कर देता है। कोई भी अलजेब्रा की आप बुक ले लें, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो कांस्टेबल की हो, चाहे कोई भी हो, सिंप्लीफिकेशन के नाम पर या कहीं ना कहीं वो इस फॉर्मूले को रख देता है। सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, स्टूडेंट भी सीधे सीधे हिट मार दे जाता है। तो उसने क्या दिमाग लगाया कि यार ऐसा करो कि पैटर्न ये होता है, इन चीजों को चेंज करो, इनको चेंज करेंगे, इन्हीं का क्यूब और मल्टीप्लाई होकर के पैटर्न बनेगा। तो चीजें उलझा करके रखो। कई सवाल इतने टिपिकल और कॉम्प्लेक्स बनते हैं कि सोल्व तुरंत होते हैं। गो थ्रू अगर आप एक बार भी नहीं हुए हैं तो आप खुद सोचेंगे कि यार ये वाला क्या सवाल हो गया, ये कैसे सोल्व होगा। तो जिस बच्चे को ये पता है कि ओरिजिनल फॉर्मूला ये था, एक्स वाई जेड को चेंज करेगा तो क्यूब होकर के जो चीजें बनेंगी वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगी। तो ये बात अगर आपको पता थी कि 3 टर्म दे दी और क्यूब आपको दिख रहा है, तो पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब तीसरे का क्यूब माइनस 3 इंटू में ये हो गया, तो आपको समझ आ गया कि अच्छा ये वाला पैटर्न था और इसका रिजल्ट सीधे सीधे 0 हो जाएगा। तो ये जो सवाल था आप इसे भी माइंड में डील कर सकते थे। तो आई होप यहां तक आपको मेरी सारी बातें समझ आ गई होंगी। तो कुल मिलाकर के देखो 18 शिफ्ट थी, कुछ शिफ्ट ऐसी थी जिनमें 2-2 ही सवाल पूछे गए थे अलजेब्रा के, तो ये टोटल 3-3 अगर होते तो 54 बन जाते। और यहाँ क्या हुआ, कुछ शिफ्ट में 2 सवाल, कुछ शिफ्ट में 3 सवाल इस पैटर्न में पूछे गए थे। तो कुल मिलाकर के 18 शिफ्ट में अपने पास 48 सवाल है। इनमें अगर आप देखेंगे तो कम से कम इन 48 सवालों में आपको 10 सवाल थोड़े ठीक लगेंगे, उनका पूछने का तरीका थोड़ा सा ठीक हो गया है, बस इस वजह से। ऐसे ही सवाल आपको मेंस में भी मिलेंगे, यकीनन इन 48 सवालों को करेंगे तो मेंस में 8 से 10 सवाल आते हैं, तो ये मान के चले इन्हीं में से लगभग 4 या 5 सवाल आने के पूरे चांसेस हैं। एग्जैक्ट डेटा की बात नहीं कर रहा मैं, एग्जैक्ट पैटर्न की बात कर रहा हूं कि इस पैटर्न पर या इस कंपैरिजन पर बेस्ड सवाल। तो इन चीजों को थोड़ा सा बेहतर तरीके से तैयार करें। आपको ये सेशन कैसे लगते हैं कमेंट जरूर किया करें एटलीस्ट, क्योंकि आपने कमेंट करना आजकल बंद कर दिया है। तो कमेंट करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो भी कमेंट करें, अगर आपको चीजें टिपिकल लगती हैं, ठीक है। पहले तो मेरी बात को ध्यान से सुना करें। सेशन में मैं क्या कहता हूं कि जिन बच्चों ने प्रीलिम्स दिया है या जो देने वाले हैं उनको अलजेब्रा सोल्व करवा रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने अलजेब्रा कर रखा है। अगर आपने एक भी बार जीवन में नहीं पढ़ रखा अलजेब्रा, फिर आप कहेंगे कि सर ये समझ नहीं आ रहा, तो बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है। तो जिन बच्चों ने पढ़ भी रखा है वो बच्चे कमेंट करें अगर समझ नहीं आता है कि सर इस टाइप का इश्यू है, या फिर आपके कोई सजेशन है, बिल्कुल आप उनको रख सकते हैं। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।